गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपकी व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी की क्लास चलेगी। अब ये हमारी सेकंड बुक होती है। पहली अकाउंटेंसी की होती है और दूसरी होती है व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो इसमें दिखा रखा व्यवसाय के आधार, और चैप्टर का नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। देखो इसमें हमारे दे रखे अधिगम उद्देश्य। इस पाठ के देखो इसके पहले अधिगम उद्देश्य देखते हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली का व्यापार और वाणिज्य के योगदान में जान सकेंगे। यानी क्या स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, व्यापार क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है, इसके बारे में आप जान सकेंगे। यानी इसमें जो बताया जाएगा चैप्टर में। दूसरा, व्यवसाय की अवधारणा उद्देश्य से परिचित होंगे आप, उद्योगों के प्रकारों से परिचित हो सकोगे, वाणिज्य के साथ संबंध होने वाली गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकोगे, ऐतिहासिक अतीत में व्यापार तथा वाणिज्य के विकास प्रशंसा करने योग्य बनेंगे। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति और उनके कारणों को जानने तथा वर्णन करने की कुशलता को प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है इसका जो लास्ट है व्यवसाय प्रारंभ करते समय विचारणीय बुनियादी घटक। यानी कि व्यवसाय करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पहचानेंगे उन्हें और उनकी योग्यता का विकास करेंगे। आगे इसमें दे रखा बेटा नीचे, इससे आगे है इसका विशेष सामग्री। विशेष सामग्री इसमें विषय प्रवेश। अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं बेटा, इसके साथ साथ हम इसका मीनिंग भी बताते चले जाएंगे। जैसे क्या है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम सभी को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। देखो आज जो है जब भी किसी यूँ करा कि अपनी आवश्यकताओं की हमें अगर पूर्ति करनी पड़ती है तो हमें क्या वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता होती है। वस्तु तथा सेवाओं की प्रकृति इस आवश्यकताओं ने व्यक्तियों को एक दूसरे का आवश्यकता अनुसार उत्पादन और विक्रय की गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। देखो व्यक्तियों की जो सेवा और आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए, यानी उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन तथा विक्रय की गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के लिए कार्य किया है। सभी आधुनिक चिंतनशील सभ्यताओं में देखे तो पता चलता है कि इनमें व्यवसाय एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। यानी इनमें जो सब में जो है क्या है, व्यवसाय एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जिसका कारण यह है कि हम लोगों द्वारा अपेक्षित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय से जुड़ी होती है। अधिकतर व्यावसायिक गतिविधियों का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक धन अर्जन करना होता है। देखो कोई भी व्यवसाय होगा वो चाहेगा कि मैं अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकूं, यानी पैसा कमा सकूं, अधिक से अधिक अर्जन करना। और धन अर्जन द्वारा लोग अपनी आवश्यकता तथा सेवाओं की मांग को पूरा कर सकते हैं। यानी जैसे ही व्यक्ति अपनी जैसे धन प्राप्त करने के बाद में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु व्यवसाय है। देखो क्या बताया ना, हमारे जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, वो व्यवसाय है। यद्यपि आधुनिक समाज में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली बहुत सारी जिम्मेदारियां जैसे स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, राजनीतिक पार्टियां, धार्मिक निकाय आदि हमारे दैनिक जीवन के व्यवसाय को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे लिए व्यवसाय की अवधारणा, प्रकृति तथा उद्देश्यों को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अध्याय 2 खंडों में विभाजित है, जहां प्रथम खंड प्राचीन काल व्यापार और वाणिज्य के इतिहास से सम्मिलित है, वहीं दूसरा खंड व्यवसाय की अवधारणा, प्रकृति और उद्देश्यों से विवेचना की गई है। तो पहले खंड में क्या बताया गया, प्रथम खंड में प्राचीन व्यापार और वाणिज्य के इतिहास में सम्मिलित। देखो अब जैसा खंड फर्स्ट चला है तो इसमें क्या था, व्यापार और वाणिज्य का इतिहास होता है कि व्यापार कब से समाज में चालू हुआ और कब कितना इसने डेवलपमेंट किया, उसके बारे में इसका यानी व्यापार और वाणिज्य का इतिहास बताया जाएगा इसमें। देखो बेटा व्यापार होता क्या चीज़ है, आपको मैं नॉर्मली से ही बता देता हूँ कि व्यापार यानी बिजनेस है क्या, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा पैसे कमाने के उद्देश्य से, यानी व्यक्ति द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। यानी क्या व्यापार, बिजनेस क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए। ठीक है बेटा, अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और वाणिज्यिक विकास के लिए उसका प्राकृतिक परिवेश जिम्मेदार है। देखो बिजनेस किससे चलता है,
प्राकृतिक से प्राप्त कच्चे पदार्थों से, यानी कहाँ से? प्रकृति से प्राप्त कच्चे पदार्थों से। ये उपमहाद्वीप जिसका विस्तार उत्तर हिमालय से दक्षिण हिमालय सागर और बंगाल खाड़ी तक है, यानी इसका जो विस्तार क्षेत्रफल जो बताया कहाँ? हिमालय दक्षिण, उत्तर के हिमालय, दक्षिण के हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक है, के लिए भी जिम्मेदार है। देखो इसमें आगे दे रखा रेशमी मार्ग, रेशमी राह। बेटा एक क्वेश्चन भी है इस पर कि रेशमी मार्ग क्या है। देखो इसे देखो व्यावसायिक मार्गों का लोकप्रिय रूप से बोले जाने वाला शब्द, यानी क्या बताया कि व्यावसायिक मार्गों को लोकप्रिय रूप से बोले जाने वाला शब्द रेशमी मार्ग है। रेशमी मार्ग या रेशमी राह सामान्य रूप से संपूर्ण संसार, जिसमें इस रूप से एशिया के आसपास के विदेशी राज्यों और साम्राज्यों के में व्यवसायिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है। देखो क्या कह रहा है, दोबारा से देखते हैं। रेशमी मार्ग सामान्य रूप से संपूर्ण संसार जिनमें विशेष रूप से एशिया के आसपास के विदेशी राज्यों और साम्राज्यों को व्यवसायिक राजनीतिक संपर्क, इन्हें बताया व्यवसायिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है। वे समुद्री मार्ग जो भारत से मसालों के व्यापार में उपयोग किए गए पूर्व तथा पश्चिम को जोड़ते हैं, उन्हें मसाला मार्ग, यानी क्या? जो इन्होंने बताया कि समुद्री मार्ग से मसालों के व्यापार में उपयोग किए गए पूर्व तथा पश्चिम को जोड़ते हैं, उन्हें ये करा मसाला मार्ग के रूप में जाना जाता है। ऊपर रेशमी मार्ग है और दूसरा मसाला मार्ग। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में इन्हीं मसाले मार्गों के उपयोग द्वारा ही प्रमुख राज्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रकट हुए। देखो व्यापारिक केंद्र होते हैं जहाँ पर बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, औद्योगिक केंद्र जहाँ पर औद्योगिक केंद्र होते हैं ज़्यादा। कारण घरेलू आगे यहाँ पर आया कि ये कि प्रमुख राज्य व्यापारिक केंद्र तथा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रकट हुए, जिस कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति बहुत सरल हो गई। व्यापार और वाणिज्य में प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को आर्थिक जगत में एक महान निर्यातक केंद्र स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भूमिगत तथा सामुद्रिक अंतर्देशीय तथा विदेशी व्यापार तथा वाणिज्य हुआ करते थे, जिसका पता पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर ज्ञात होता है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में व्यापारिक केंद्रों के आगमन के परिणाम स्वरूप एक नए भारतीय समाज का निर्माण हुआ, जो व्यापारिक समुदाय के वर्चस्व को प्रभावित करता है। प्राचीन काल में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सैनिक सुरक्षा अधिकांश संयुक्त रूप से संयुक्त भारतीय उपमहाद्वीप और व्यापारिक नियमों को ध्यान में लाकर योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप एक सामान्य आर्थिक व्यवस्था बनी, जिससे मापन में एक रूपता देखने को मिली तथा मुद्रा के रूप में सिक्कों के प्रयोग द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला और बाजार का विस्तार किया गया। अब अगला टॉपिक जो है इसका वो है स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। पहला व्यापार हो गया, व्यापार तथा वाणिज्य। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली क्या है? देखो मैं बताता हूँ बेटा। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली जो महाजन होते हैं, ये जो मुद्राओं का लेन देन करते हैं, तो इसे स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अब देखते हैं, इसमें आगे पढ़ते हैं विस्तारपूर्वक। आर्थिक जीवन में उन्नति होने से और मुद्रा के रूप में अन्य वस्तुओं के उपयोग से धातु ने अपनी विभेदनशीलता तथा स्थायित्व के गुणों के कारण स्थापित किया है। देखो ना, आर्थिक जीवन उन्नति होने से, यानी कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक जीवन में उन्नति होने से मुद्रा के रूप में, मुद्रा बोलता है पैसा, धन, मुद्रा के रूप में अन्य वस्तुओं के उपयोग की धातु की विभेदनशीलता तथा स्थायित्व के गुणों का कारण स्थापित किया गया। धात्विक मुद्रा का आरंभ तब हुआ जब मुद्रा का मापन इकाई तथा विनिमय के माध्यम से रूप में कार्य किया जाने लगा। यानी कहा धात्विक मुद्रा का जो प्रारंभ हुआ था जब मुद्रा द्वारा मापन की इकाई और विनिमय के माध्यम से रूप में कार्य करना शुरू हुआ था। इसी कारण से सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को द्रव्य बोलते हैं पैसा, मुद्रा। इसे द्रव्य पानी मत समझना यहाँ पर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को द्रव्य के लेन देन यानी मुद्रा के लेन देन में हुंडी और चिट्ठी जैसे दस्तावेजों का प्रयोग शुरू हुआ। यानी पहले क्या था, मुद्रा जो था वो क्या था, मुद्रा के रूप में हुंडी और चिट्ठी जैसे दस्तावेजों का प्रयोग है। यानी कि जैसे आज 2000 का नोट है, 1500 के नोट है, ये 100-200 के नोट है, उस प्रकार जो पैसों का काम करता था वो हुंडी और चिट्ठी जैसे दस्तावेज करते थे। उपमहाद्वीप यहाँ पे कह रहा है कि उपमहाद्वीप में हुंडी
ने ये करा हुंडी। हुंडी क्या था बेटा? हुंडी जो है प्राचीन काल का एक मुद्रा का लेन देन का एक माध्यम था, यानी किसी वस्तु को लेन देन का जो हम प्रयोग करते थे उसमें हुंडी का प्रयोग करते थे। ये करा हुंडी ने प्रमुख विनिमय के साधन के रूप में कार्य किया जो स्थानीय भाषा में होती थी। यानी हुंडी की भाषा क्या थी? जो हुडिया भाषा में लिखी जाती थी, ये स्थानीय भाषा में होती थी। क्या अनुबंध के आधार पर हो, बिना किसी शर्त के मुद्रा का भुगतान या वचन या आदेश अधिपत्र वैध विनिमय द्वारा हस्तांतरण में परिवर्तन था। बेटा आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें दे रखा हुंडी के नाम जो स्टैंप है हुंडी थी और उनके आगे हुंडी के कार्य। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे इससे कल और बताएंगे। ओके बेटा, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना, रीडिंग करना, इसके बारे में पढ़ना बार बार, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। ओके बेटा।